दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो अथवा कोई एक दिवसीय परीक्षा हो। इन क्वेश्चनों में शामिल होते हैं जैसे कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस नदी में स्थित है, किस राज्य में है, और ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और किस राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात है। जलप्रपातों के अपने महत्व होते हैं। ये एक मनोरम स्थल होता है, क्योंकि जब व्यक्ति कहीं पर टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक मनोरम स्थल होता है जिसको लेकर लोग आकर्षित होते हैं, अपने सपरिवार वहाँ पर जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आज के जो टॉपिक है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जलप्रपात का उद्गम कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर हम जलप्रपात के बारे में देखें तो ज़्यादातर जब जलप्रपात होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों पर बनते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में बनने की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। जैसे कोई स्थल है और ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ है और यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से बर्फ पिघल पिघल के, ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ से बर्फ पिघल पिघल के पानी आ रहा है। तो इस तरीके से नदी के धाराओं का ऐसे एरिया बन जाता है। तो दोस्तों जब पहाड़ी क्षेत्रों से नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ पर तीव्र ढाल होती है, और जैसे जैसे किसी मैदानी क्षेत्रों से वो गुजरते हैं तो वहाँ पर ढाल की गति क्या है, नदी की गति क्या होती है, थोड़ा सा मंद होती जाती है। जब पहाड़ी क्षेत्रों से ये निकलते हैं तो मान लिया इसकी भूमि के नीचे की मिट्टी की कई लेयर होती हैं। अब ये जो लेयर है वो अलग अलग चट्टानों से बनी होती है। जैसे मान लिया इसके नीचे कठोर चट्टान हो, कौन सी हो, कठोर चट्टान, तो जाहिर सी बात है इस नदी का जो मिट्टी होगी वो कटाव इतनी जल्दी नहीं होगी। लेकिन यदि ये चट्टान मृदु हो, मृदु यानी नर्म चट्टाने हो, ऐसी मिट्टी हो जिसमें हम खेती करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब तीव्र गति से पानी आएगा इस क्षेत्र में तो यहाँ से क्या है, ये मिट्टी कटती जाएगी, और ये जब धीरे धीरे कटते कटते ऐसे नदी की गति नीचे होती जाएगी। जब ये मिट्टी कट जाएगी तो ये पानी की धारा के साथ मिट्टी क्या है, बह के चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा ये मृदु चट्टान तब तक कटती रहेगी जब तक नीचे का आधार कठोर नहीं मिल जाएगा। मान लिया ये कठोर आधार मिल गया, कठोर, तो ये इतनी मिट्टी क्या है, कट जाएगी, और ऊपर से जब पानी नीचे गिरेगा तो यही क्या कह जाएगा, जलप्रपात कहलाएगा। और जब नीचे की चट्टानें मान लिया कठोर मिल जाती हैं, कठोर मिल जाती हैं, तो ये पुनः धारा ऐसे इस दिशा में मुड़ जाती है। तो इस तरीके से जलप्रपात का निर्माण होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से जब पानी गिरता है, अब ये पहाड़ी क्षेत्र कितनी ऊंचाई से हो सकता है, 100, 200, 300, जब बड़ी ऊंचाई से पानी गिरता है तो एक मनोरम स्थल हो जाता है, क्योंकि वहाँ से पानी की बौछार वाष्प की बूंदों की तरह से बिखरने लगता है, तो आसपास का जो वातावरण होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जलप्रपात बन जाते हैं। तो जलप्रपात का बनना आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं और कौन कौन सी नदियों पर है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी जलप्रपात हैं वो याद रहें, जिनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे केरल के जलप्रपात के बारे में। अब आपको मालूम है कि केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है, तो यहाँ पर एक जलप्रपात है और इस जलप्रपात का नाम है
वाद्याचल जलप्रपात, वाद्याचल जलप्रपात। तो पूछा गया है कि वाद्या जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो वाद्या जलप्रपात जो है कहाँ पर है, केरल में है। तो ये केरल राज्य की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला हम जलप्रपात देखते हैं। उसके बाद हम अगला जलप्रपात देखते हैं जो कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए ये केरल है और केरल की ऐसे सीमा तमिलनाडु बनाती है और तमिलनाडु के बाद ये कर्नाटक बनाता है। तो कर्नाटक में एक जलप्रपात है जिसका नाम है बाराकाना जलप्रपात। और ये जलप्रपात पूछा गया है कि बाराकाना जलप्रपात कहाँ पर है। तो बाराकाना जलप्रपात, तो ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और जलप्रपात है जिसका नाम है गोकेक जलप्रपात। तो ये गोकेक जलप्रपात। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है गोकेक जलप्रपात कहाँ पर है। तो गोकेक जलप्रपात कर्नाटक में है और कर्नाटक की किस नदी पर है। तो ये जो है शिमोगा जिले में स्थित है और घाट प्रभा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर स्थित गोकेक जलप्रपात है। अगले जलप्रपात के बारे में जब हम बात करते हैं, और अगला जलप्रपात है जोग जलप्रपात। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि जोग जलप्रपात कहाँ है। तो जोग जलप्रपात भी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और इसका क्या नाम है, जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक में है। किस नदी पर है, तो ये सारावती नदी पर स्थित है। सारावती नदी पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जोग जलप्रपात नदी जोग जलप्रपात या सारावती नदी पर स्थित है। और इसका एक और नाम मिलता है जिसका नाम है गेरुसोप जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। और ये भी अभी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि गेरुसोप जलप्रपात कहाँ पर है। इसका एक नाम और है जोगाड़ा जलप्रपात। जोगाड़ा जलप्रपात। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जोगाड़ा जलप्रपात कहाँ पर है, और इसका नाम एक और मिलता है गांधी सागर जलप्रपात, सॉरी महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इस तरीके से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कि जलप्रपात से संबंधित है। उसके बाद हम लोग आगे जलप्रपात को देखते हैं। कर्नाटक का एक जलप्रपात और है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। और जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और इसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। और ये भारत का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जाहिर सी बात है ये कर्नाटक का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। यहीं पर एक जलप्रपात और है जिसका नाम है शिव सुंदरम। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है कर्नाटक जिले में, कर्नाटक राज्य में है। तो इस तरीके से हम कर्नाटक के बारे में देखते हैं कि बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पर स्थित हैं। उसके बाद हम अगला राज्य देखते हैं गोवा। ये केरल, कर्नाटक और ऊपर
गोवा पड़ जाएगा। एक छोटा राज्य है जो पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र पर स्थित है। गोवा में जो सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है उसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात पूछा गया है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। दूध सागर जलप्रपात, तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है, गोवा में है। और किस नदी में है, किस नदी पर स्थित है, तो ये नदी है मांडवी नदी। कौन सी नदी है, मांडवी नदी है। और सबसे एक खास बात है कि यह जलप्रपात जो है एक पंक्तिबद्ध जलप्रपात है, ठीक है ना। पंक्तिबद्ध जलप्रपात कैसे बनेगा, तो आप देखेंगे जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ से नदी निकल रही है, तो ये एक जलप्रपात यहाँ बना, फिर आगे नदी बढ़ती है, फिर यहाँ जलप्रपात बना, फिर आगे नदी बनी, फिर जलप्रपात बनता है, फिर आगे नदी बढ़ी, फिर इस तरीके से। तो ये जो नदी है इस तरीके से जलप्रपात बनती है। तो पहला जलप्रपात वहाँ पर एक, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो इस तरीके से दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, गोवा में। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक महाराष्ट्र में जलप्रपात है और उस जलप्रपात का नाम है, जो कि येना नदी पर स्थित है, महाबलेश्वर। अब आपको पता है कि ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट में एक येना नदी पड़ती है। कौन सी, येना नदी। और येना नदी पर ही एक जलप्रपात बनता है। इस जलप्रपात का नाम है येना जलप्रपात। येना जलप्रपात तो कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो चाहे जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए, हर स्टेप में आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद अगला जलप्रपात है, अगला राज्य जब हम देखते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात में छोटे मोटे जलप्रपात बनते हैं और उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हम राजस्थान वाले क्षेत्र में। ये गुजरात हो गया और गुजरात से ये लगा हुआ राजस्थान है। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश से एक चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी जब गुजरती है तो वो मध्य प्रदेश से होकर कहाँ चली जाती है, राजस्थान में। और राजस्थान होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। और चंबल नदी पर ही एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चूलिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनता है, लेकिन चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में। लेकिन जलप्रपात कहाँ पे बनता है, राजस्थान में। तो ये कंट्रोवर्सी वाले जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जाते रहे हैं। फिर अगला जलप्रपात है, चूँकि राजस्थान है, राजस्थान के उत्तरी ऊपर जो है पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य जो है एक मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कोई ऊंचे जलप्रपात नहीं बन पाते हैं, इसलिए उनका अपना कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। उसके बाद हम आते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में इस तरीके से विभाजन हो गया है, ऊपर वाला क्षेत्र लद्दाख हो गया है और नीचे वाला क्षेत्र जो है ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और ये हिमाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ भी कुछ जलप्रपात बनते हैं, लेकिन इन जलप्रपातों का कोई विशेष महत्व नहीं है। जलप्रपात ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका अपना कुछ महत्व होता है। उसके बाद जब हम
हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कई जलप्रपात बनते हैं। जैसे एक पहला जलप्रपात है पालनी जलप्रपात। तो प्रश्न पूछा जाता है पालनी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो पालनी जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए किस नदी पर स्थित है तो ये पालनी नदी भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला जलप्रपात है दुदुमा जलप्रपात। अब देखिएगा उत्तराखंड के जो जलप्रपात हैं उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मिलता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में जब हम यूपी विशेष पढ़ेंगे तब हम यूपी के जलप्रपातों के बारे में चर्चा करेंगे। और बिहार में देखें तो बिहार भी लगभग मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ पर कोई भी जलप्रपात नहीं बन पाता है, ठीक है। और बनते भी हैं तो बहुत ही, बिहार क्षेत्र मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर जलप्रपातों की संख्या कम है। बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल है, ये यूपी हो गया, और ये इधर बिहार, और ये इधर आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं तो यहाँ कुछ क्षेत्र जलप्रपात पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल के बगल में है झारखंड, लेकिन पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ राज्य उड़ीसा है। तो जितने लैंडलॉक राज्य हैं उन जलप्रपातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम उड़ीसा के जलप्रपात के बारे में बात कर देते हैं, क्योंकि उड़ीसा में कई सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। इनमें से उड़ीसा में जो पहला जलप्रपात है, उड़ीसा का जो पहला जलप्रपात है उसका नाम है दुदुमा जलप्रपात। जलप्रपात तो क्वेश्चन पूछा गया है दुदुमा जलप्रपात भारत में कहाँ पर है? तो दुदुमा जलप्रपात ये उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर है? तो ये दुदुमा नदी पर है। अगर इसका ज़िला देखा जाए कि ये किस ज़िले में है तो ये उड़ीसा के कोरापुट ज़िले में स्थित है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कोरापुट कि दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा के किस ज़िले में स्थित है, तो वो है कोरापुट ज़िले में। उसके बाद अगला जलप्रपात आता है जो उड़ीसा की है, और इसमें पहला आता है, अगला जलप्रपात आता है जोरांडा जलप्रपात। तो जो जोरांडा जलप्रपात है ये भी पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य ही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जोरांडा और दुदुमा ये दोनों जलप्रपात उड़ीसा में ही स्थित है। यहाँ का एक और है खांडाधार जलप्रपात। तो खांडाधार जलप्रपात ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के जो जलप्रपात हैं वो पूरे होते हैं। और फिर अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कोई विशेष जलप्रपात नहीं है, और भारत में सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं वो है तमिलनाडु क्षेत्र में। तो तमिलनाडु के जो जलप्रपात हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देखेंगे। जिनमें से पहला है अगाया गंगई जलप्रपात। अगाया गंगई जलप्रपात। तो ये अगाया गंगई जलप्रपात पूछा गया है कि ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु नदी पर है, और ये तमिलनाडु के पूर्वी घाट पर स्थित है। कहाँ पर? पूर्वी घाट पर स्थित है। एक और जलप्रपात है, ये है तमिलनाडु में है, इसका नाम है अय्यनार
जलप्रपात। तो अय्यनार जलप्रपात की जो खासियत है वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये मानसूनी वर्षा के द्वारा जल प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जलप्रपात मानसून से होने वाली बरसात से जल प्राप्त करता है, तो वो है अय्यनार जलप्रपात। यानी कौन सी, शीत मानसून पर आधारित है। अगला है तमिलनाडु का है किलियूर जलप्रपात। किलियूर जलप्रपात, तो ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला जलप्रपात है थलैयार जलप्रपात। और थलैयार जलप्रपात कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में है। थलैयार जलप्रपात, तो थलैयार जलप्रपात को रैटेल के नाम से जाना जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा जलप्रपात चूहे की पूंछ जैसा है, तो रैटेल जलप्रपात जो है थलैयार जलप्रपात को ही कहा जाता है। अगला जलप्रपात देखना है एल्क जलप्रपात। कौन सा है, एल्क जलप्रपात। तो एल्क जलप्रपात ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो जलप्रपात हैं उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, और इसलिए पूछा जाता है ये एल्क जलप्रपात तमिलनाडु के में पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला है स्नेक जलप्रपात। कौन सा है, स्नेक, यानी एक ऐसा जलप्रपात जो सांप की तरह है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सांप की तरह का जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक जलप्रपात और है वट्टापराई जलप्रपात। वट्टापराई जलप्रपात, तो तमिलनाडु में आप देखेंगे बहुत बड़ी मात्रा में जलप्रपात पाए जाते हैं। इसी कारण ये पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, तो वो है तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद हम देखते हैं मध्य भारत में भी कई सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। मध्य भारत में आप देखते हैं मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक हैं। हरियाणा है, तो हरियाणा एक मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी जलप्रपात नहीं पाया जाता है हरियाणा में। ये उत्तराखंड है और ये मध्य प्रदेश है। तो एमपी में कई जलप्रपात हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर ऊंचाई से पानी गिरता है तो चारों तरफ वाष्प के रूप में फैल जाता है, उसी को धुआं कहते हैं। और इसी कारण जबलपुर के स्थित मनोरम स्थल को धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। किस जिले में है, तो जबलपुर जिले में स्थित है। और यहीं पर एक इसे पुनाशा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जो जलप्रपात हैं, और झारखंड पड़ जाता है, झारखंड, और झारखंड में भी एक बुद्धा जलप्रपात है। क्योंकि बुद्ध नदी है गया जिले में, तो उसी को बुढ़ा जलप्रपात भी कहा जाता है, जो कि पीसीएस में इस बार
यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो वो कहाँ पर है? झारखंड में बुद्धा जल प्रपात। एक और है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जिसका नाम है स्वर्ण रेखा जलप्रपात। तो इस तरीके से स्वर्ण रेखा पर जलप्रपात जो स्थित है उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू, इसी को हुंडरू कहते हैं या स्वर्ण रेखा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत के क्षेत्रों में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम लोकेशन के साथ डिफाइन किए हैं। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और नॉर्थ ईस्ट के कुछ जलप्रपात हैं। जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो वहाँ के जो भी जलप्रपात हैं उनके बारे में पूरा कर लेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे सिक्किम है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ भी जलप्रपात पाए जाते हैं, जिनका कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं है, तो इसलिए बहुत कम पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अरुणाचल प्रदेश में भी कई सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं वो हैं मेघालय के जलप्रपात। और मेघालय के जो जलप्रपात हैं उनके बारे में आप समझ लीजिएगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है वो है एलिफेंटा जलप्रपात। कौन सा? एलिफेंटा जलप्रपात। तो पूछा जाता है एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो एलिफेंटा जो है मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। और दूसरा है यहीं पर लॉन्गसियांग जलप्रपात। तो ये भी कहाँ पाया जाता है? ये भी मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। मेघालय का एक और जलप्रपात है नोकालिकाई, जो कि कई बार पूछा गया है। काली जलप्रपात। काली जलप्रपात जो है मेघालय में पाया जाता है। और एक उड़ीसा मिज़ोरम का है। मिज़ोरम ये क्षेत्र है और यहाँ पर वांता जलप्रपात पाया जाता है। तो जो राज्य हैं, यदि राज्य पूछा जाए तो या नदी पूछी जाए तो ज़्यादातर जलप्रपातों के नाम नदियों के ही नाम पर हैं। तो आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।